एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट गेट एनालिसिस। तो सबसे पहले गेट एनालिसिस होता क्या है, तो व्हाट इज़ गेट। तो गेट का तरीका होता है हाउ एन इंडिविजुअल मूव्स, मतलब कि एक इंसान किस तरीके से चलता है उसको देखना, उसके बारे में जानना इज़ गेट एनालिसिस। और कैसे चलता है दैट इज़ गेट। तो गेट का एनालिसिस इज़ गेट एनालिसिस। अब बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको गेट एनालिसिस आना क्यों चाहिए, दिस इज़ द मेन कंसर्न, ठीक है, फॉर पीटीज। तो सबसे पहला, अगर आपने पढ़ा होगा गेट के बारे में, तो देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि एक गेट के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे कि स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, ठीक है, कैडेंस, सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम, डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो नॉर्मली उनकी कुछ रेंजेस होती हैं, ठीक है, कि कैडेंस आपका फॉर मेल्स इतना होना चाहिए या स्टेप लेंथ इतनी होनी चाहिए, फॉर रिस्पेक्टिव नॉर्मेटिव डाटा होता है उनका, ठीक है। अब क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गेट डिसऑर्डर्स में भी अपना ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल का गेट ठीक करने के लिए। तो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नॉर्मल गेट जो होता है उससे अलग होती हैं। तो अगर आपको नॉर्मल पता होगा तभी आप एबनॉर्मल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपका गेट एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा, अब उसको ठीक करने के लिए आप उसको इंटरवेंशन प्रोग्राम भी दोगे, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे दोगे, यही देख के ना कि फॉर एग्जांपल अगर इसको हिप फ्लेक्शन में प्रॉब्लम है किसी फेस के गेट में, तो मैं उसको ये ट्रीटमेंट देता हूँ, तो इसका हिप फ्लेक्शन ठीक हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर फेस के अंदर, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला, तभी तो पता चला ना, आपने गेट को एनालाइज किया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है इसलिए मुझे ये ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तो फॉर गाइडिंग योर ट्रीटमेंट कि आपको ये ट्रीटमेंट देना है, आपका गेट एनालिसिस आना चाहिए फॉर पीटीज, ठीक है। दूसरा, अब आपने वो ट्रीटमेंट दिया तो वो ट्रीटमेंट कितना सही गया है कितना नहीं गया है, तो आपको उसको देखने के लिए दोबारा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसलिए भी द गेट एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बच्चों, जो गेट एनालिसिस है उसको हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज़ द काइनेमैटिक एंड द काइनेटिक। तो काइनेमैटिक गेट एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल का वॉकिंग पैटर्न देखते हैं, ठीक है, कि उसका हिप, नी, एंकल पे डिफरेंट डिफरेंट मोशंस और मूवमेंट जो हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फेजेस ऑफ गेट वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमने बॉडी या किसी बॉडी सेगमेंट या बॉडी पार्ट का या होल ऑफ अ सेगमेंट हमने एनालिसिस किया कि हाँ इसका पैर सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ये क्यों ऐसे पैर कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो दिख रहा है बस हमें वो देखना है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है जो गेट का होता है, दैट इज़ द काइनेटिक गेट एनालिसिस। तो इसमें हम जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती है इन द गेट, अगर आपने गेट के बारे में पढ़ा होगा तो यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ गेट, फॉर एग्जांपल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एटसेट्रा। तो उसके एनालिसिस के लिए वी डू काइनेटिक गेट एनालिसिस। तो बच्चों, जनरली वी परफॉर्म काइनेमैटिक गेट एनालिसिस इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। काइनेटिक वाला लेबोरेटरीज में होता है और वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, बट इन इंडिया क्लिनिकल सेटिंग्स में वी यूज जनरली काइनेमैटिक गेट एनालिसिस। तो ये बच्चों पूरा एक ग्राफिकल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। गेट एनालिसिस को हमने दो में डिवाइड किया, काइनेमैटिक और काइनेटिक, ठीक है। काइनेमैटिक में हमने फिर दो फर्दर डिफरेंशिएशन किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में ये सारी चीज़ें आई विच आर हाईलाइटेड इन पिंक कलर, ठीक है। क्वांटिटेटिव में ये सारे चीज़ें आई विच आर हाईलाइटेड इन दी ब्लू कलर। और जो काइनेटिक वाला गेट एनालिसिस है उसके अंदर ये चार चीज़ें आती हैं विच आर हाईलाइटेड इन दी पर्पल कलर। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले काइनेमैटिक क्वालिटेटिव गेट एनालिसिस। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, काइनेमैटिक मतलब कि हम सिर्फ मूवमेंट देख रहे हैं, क्वालिटेटिव उस मूवमेंट का क्वालिटी देख रहे हैं, मतलब हम ग्रेडिंग नहीं कर रहे उसकी, ठीक है, हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, इस तरीके से वी विल अरेंज इट। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड क्लिनिकल सेटिंग में, सबसे ज़्यादा यही वाला मेथड यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेस इक्विपमेंट लगता है, लेस टाइम होता है एंड ईजी टू एडमिनिस्टर होता है, इसी वजह से। तो इट इंक्लूड्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉडी पॉस्चर्स, जॉइंट एंगल एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द गेट साइकिल। तो इसके अंदर ये 11 मेथड्स आते हैं फॉर द काइनेमैटिक क्वालिटेटिव गेट एनालिसिस को हम 11 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल गेट एनालिसिस, दैट इज़ OGA। तो इसका मतलब क्या होता है
कि हम ड्यूरिंग द गेट, ठीक है, गेट के अंदर जो गेट साइकिल है उसके हर फेज़ को हम इंडिविजुअल के अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और थेरेपिस्ट क्या देख रहा है कि कोई डेविएशन प्रेजेंट तो नहीं है नॉर्मल से, और अगर है तो वो किस टाइम पे हो रही है और किस सीक्वेंस में हो रही है। तो एक्रोनिम गॉट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू असिस्ट इन रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशनल गेट एनालिसिस। G stands for gate, H for homunculus, O is observed, R is relational and T is tabulator। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज क्या है कि कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, और एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमें पता चल जाता है गेट वेरिएबल्स का। डिसएडवांटेज क्या है? अभी डिफ़र करेगा फ्रॉम थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट, ठीक है। किसी थेरेपिस्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लेगा, जिसकी अगर नॉलेज या एक्सपीरियंस कम है तो वो उतना अच्छे से एग्जामिन नहीं कर पाएगा। तो इट हैज़ लो टू मॉडरेट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हैज़ नॉट येट बीन डेमॉन्स्ट्रेटेड। तो अगर थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग इनएडिकेट है या उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो ढंग से नहीं दे रहा है ऑफ वट एवर रीज़न, तो उसमें वेरी हो जाएगा। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में देयर इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट गेट पैटर्न एंड एनी एग्जिस्टिंग डेविएशन, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई किया और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लिया पेशेंट के गेट पैटर्न का। सेकेंड स्टेप में हमने उस कॉज का, डेविएशन का कॉज निकाला कि भाई अगर इसका एक्सेसिव रिफ्लेक्शन जा रहा है किसी पर्टिकुलर फेज ऑफ गेट साइकिल में तो वो क्यों जा रहा है, इज़ द सेकेंड स्टेप। अब गाइडलाइंस क्या होती हैं? तो पेशेंट को वॉक करने का और जो डिस्टेंस होना चाहिए वो पूरा हमें पेशेंट को अच्छे से बताना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक वॉक करना है, वो पाथ बिल्कुल ऑब्स्टेकल फ्री वगैरह होना चाहिए, ठीक है। थेरेपिस्ट का ऐसा पोजीशन लेनी चाहिए थेरेपिस्ट को कि उसको अच्छे से व्यू दिखे। अब आपको दोनों व्यू में देखना है, फ्रंट से भी देखना है, पोस्टीरियर व्यू से भी देखना है और सेजाइटल व्यू से भी देखना है, ठीक है। अभी थेरेपिस्ट के ऊपर है कि वो पहले एक साइड ऑफ द बॉडी को ऑब्जर्व करेगा या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, और कौन से पार्ट को वो पहले ऑब्जर्व करेगा। फॉर एग्जांपल वो पूरी गेट साइकिल में सिर्फ एंकल को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर वो पूरी गेट साइकिल में सिर्फ हिप को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर वो एज अ होल सेगमेंट पूरे गेट साइकिल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इट डिपेंड ऑन थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट। सेकेंड मेथड इज़ द डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इसमें हम डिजिटली पेशेंट का जो है वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ मोशन, ठीक है, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ OGA, बट इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पेशेंट की। तो इसके ड्रॉबैक्स ऑफ OGA दैट DVR ओवरकम्स क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो वॉक कंटिन्यूसली वॉक नहीं कर पाते। अगर आप उनको बोलो कि आप यहाँ से ऐसे चलो, यहाँ से चलो, तो पेशेंट में भी गेट फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसका वीडियो बना लिया, तो हमें आगे भी वो काम आएगा, ठीक है। और हम इसमें जब वो वॉक कर रहा है इंडिविजुअल, तो हम ज़्यादा वेरिएबल्स एक टाइम पे नहीं नोट कर सकते। वीडियो होगी तो हम अच्छे से नोट करेंगे और जब हमारा मन करेगा तब हम उसे स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थेरेपिस्ट कि उसे क्या ज़रूरत है देखने की। तो स्पेशलाइज्ड वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसकी वजह से इंटर-रेटर रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। देयर आर ऑल्सो मोबाइल डिवाइस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो डिफरेंट ऐप्स भी आ गए हैं स्मार्टफोन के लिए जो कि आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और आप उसका वीडियो बना सकते हो ऑफ द पेशेंट। एडवांटेज क्या है, उनको हम स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम एक टाइम पे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है, जिससे हम पेशेंट को दिखा सके, देखो आप पहले ऐसे चल रहे थे, नाउ यू हैव इम्प्रूव्ड, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हैव नॉट बीन फुली एक्सप्लोर्ड। बच्चों थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज़ द फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल। तो इट वाज डेवलप्ड बाय आर्थर जे नेल्सन एंड ये क्यों हमने डिज़ाइन की गई थी इनके द्वारा, टू एग्जामिन गेट स्किल्स ऑन अ कंटिन्यूम फ्रॉम स्टैंडिंग बैलेंस इन द पैरेलल बार्स टू इंडिपेंडेंट एम्बुलेशन। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस। पहले फेज में पेशेंट को हम 3 टास्क देते हैं जो कि उसे पैरेलल बार पे करने होते हैं। कौन से? बायलेटरल स्टैंस, अनइन्वॉल्व्ड लेग स्टैंस एंड इन्वॉल्व्ड लेग स्टैंस। सेकेंड फेज में पेशेंट को हमें क्या बोलना है, टू ट्रांसफ़र वेट फ्रॉम वन लोअर एक्सट्रीमिटी टू द अदर, और ये काम वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बार बार करे। थर्ड फेज में पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप 20 फीट यानी कि 6 मीटर्स वॉक करो इन द पैरेलल बार्स विद असिस्टिव डिवाइसेस, और अगर पॉसिबल है तो इंडिपेंडेंटली।
तो ये जो फैप है इसका इंटर-रेटर रिलायबिलिटी बहुत हाई है एंड कंकरेंट वैलिडिटी वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद पार्टिसिपेंट्स ऑन द टाइम 10 मीटर वॉक टेस्ट एंड द BBS। अब इसके मॉडिफिकेशंस भी हैं फैप के, जैसे कि एमरी फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल एंड मॉडिफाइड एमरी फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल। तो सबसे पहले एमरी फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल में क्या है, ये डिफ़र कैसे करती है ओरिजिनल फैप से कि जो 5 एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं इसमें ऐड किए गए हैं एंड द इंडिविजुअल में नेगोशिएट विद द एनवायरमेंटल चैलेंजेस विद और विदाउट यूज़ ऑफ ऑर्थोटिक और असिस्टिव डिवाइसेस। फिर इसका भी मॉडिफिकेशन कौन सा किया गया, मॉडिफाइड ई-फैप। तो इसमें मैनुअल असिस्टेंस ऐड की गई है इन द ई-फैप। तो इसके सब टास्क हैं जो कि आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो और इसकी गुड रिलायबिलिटी वैलिडिटी है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इओवा लेवल ऑफ असिस्टेंस स्केल। तो इसमें 4 फंक्शनल टास्क देखते हैं हम पेशेंट के, गेटिंग आउट ऑफ बेड, स्टैंडिंग फ्रॉम बेड, एम्बुलेटिंग 15 फीट एंड वॉकिंग अप एंड डाउन 3 स्टेप्स। तो जो पेशेंट की परफॉर्मेंस है इज़ रेटेड अकॉर्डिंग टू दी 7 लेवल स्केल। तो इसमें हम 7 तरीके से टेस्ट करते हैं, 1 to 7। 7 इज़ द इंडिपेंडेंस कि थेरेपिस्ट कंफर्टेबल है, लिविंग रूम पेशेंट बिल्कुल सही है। और 1 में द पेशेंट इज़ नॉट टेस्टेड, मतलब वो इतनी उसकी हालत ख़राब है कि उसके सेफ्टी रीजंस की वजह से दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। Next is the community balance and mobility scale. So it was developed to evaluate balance and mobility skill in individual who have experienced mild to moderate TBI. तो यूजुअली ये शुरुआत में TBI पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है और इसके अंदर 13 आइटम्स होते हैं। तो 13 आइटम्स को हम 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज द अपॉर्चुनिटीज़ टू असेस मल्टीटास्किंग, सीक्वेंसिंग ऑफ मूवमेंट्स एंड द कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स। तो 6 items are performed on both the right and left side. Each of this is rated on a 6-point scale from 0 to 5. 0 represents poor performance and 5 represents best performance. टारगेट पॉपुलेशन बच्चों पहले ये सिर्फ TBI के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती थी, बट नाउ रिसर्चर्स हैव क्लेम दैट इनको हम कम्युनिटी ड्वेलिंग इंडिविजुअल फॉलोइंग अ स्ट्रोक और इन दोज विद वेरिंग सिविरिटी ऑफ COPD उनमें भी हम यही स्केल यूज़ कर सकते हैं। I have added the images here, but I don't know why the image is not showing, so I will link down. Then the next scale is the gait abnormality rating scale. So it was designed to distinguish nursing home residents with a recent history of 2 or more falls from a control group of residents without a recent history of falls. तो fallers और non-fallers के बीच में differentiate करने में this scale is used. So the test developers selected 16 features of the gait cycle. तो उन्होंने 16 फीचर्स लिए गेट साइकिल के और उसको हम स्कोर करते हैं 0 से 3 के रेटिंग स्केल पे। 0 इज़ नॉर्मल, 1 इज़ माइल्डली इम्पेयर्ड, 2 इज़ मॉडरेटली इम्पेयर्ड एंड 3 इज़ सिवियरली इम्पेयर्ड। ड्रॉबैक्स क्या है कि हमें एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और रिकॉर्डिंग मीडिया परचेज करना पड़ता है, थेरेपिस्ट को फिल्म करना पड़ेगा और रेट करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग को, एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फॉल, क्योंकि फॉल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वो ये नहीं बताता। Here also the image of the scale is not visible, so I will link it down in the description box. अब है बच्चों मॉडिफाइड गार्स। तो ये भी 7 आइटम वर्जन है ऑफ दी गार्स, ठीक है, और इसके अंदर ये सारे 7 वेरिएबल्स आते हैं। Scoring, it is the sum of the 7 items. So total score represents a rank ordering for risk of falling based on the number of gait abnormalities recognized and the severity of any abnormality identified. Higher score associated with more abnormal gait. और ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है बिटवीन ओल्डर अडल्ट विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल एंड दोज इंडिविजुअल हु हैड नो हिस्ट्री ऑफ फॉल सेम एज गार्स। इसकी भी जो इमेजेस हैं आई विल ऐड अ सेपरेट वीडियो फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द इमेजेस ऑफ दी स्केल्स। देन द 7th इज़ द डायनेमिक गेट इंडेक्स DGI। तो ये एग्जामिन करता है एबिलिटी टू अडेप्ट गेट टू चेंज इन टास्क डिमांड्स। तो इसके अंदर हमारे 8 आइटम्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं। अब इसकी भी मॉडिफिकेशन है, तो इट इंक्लूड्स द सेम 8 टास्क एज द DGI एंड इट इंटीग्रेट्स इवैल्यूएशन ऑफ 3 फेसेट्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच टास्क, गेट पैटर्न, लेवल ऑफ असिस्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क। सो दिस मॉडिफिकेशन क्यों करी हमने, टू मॉनिटर changes in any of the 3 facets of walking performance. These 3 facets can also be combined into a single total modification DGI score.
अब इसके अंदर एक दूसरी मॉडिफिकेशन है विच इज़ दी 4 आइटम डायनेमिक गेट इंडेक्स। तो इसके अंदर सिर्फ 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल वाला DGI था उसके अंदर 8 कंपोनेंट थे, इसके अंदर सिर्फ 4 है। देन द 8th वन इज़ द फंक्शनल गेट एनालिसिस। तो ये एक मॉडिफिकेशन है ऑफ ओरिजिनल 8 आइटम DGI एंड इट वॉज क्यों डेवलप की गई थी, टू एड्रेस सम ऑफ द सीलिंग इफेक्ट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ द DGI व्हेन यूज्ड विद इंडिविजुअल विद वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। तो इसकी बच्चों स्कोरिंग कैसे करते हैं, अ थ्रेशोल्ड स्कोर ऑफ 22/30 और लेस, अ मोर कंजर्वेटिव क्राइटेरिया फॉर दोज एट रिस्क ऑफ फॉलिंग। और इसकी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, इंक्लूडिंग पार्किंसन डिजीज एंड स्ट्रोक। अब है हाईमैट, दैट इज़ हाई लेवल मोबिलिटी असेसमेंट टूल। तो ये क्यों डिज़ाइन किया गया था, टू मेजर हाई लेवल मोबिलिटी स्किल, ठीक है, फॉर यंगर अडल्ट रिकवरिंग फ्रॉम अ TBI। तो स्पेसिफिकली TBI के पेशेंट्स के लिए ही बनाया गया था। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, स्टॉप वॉच, 14 स्टेप स्टेयरकेस, ठीक है, इंक मार्कर्स, ब्रिक साइज्ड ऑब्जेक्ट एंड टेप मेजर टू कंप्लीट। इसके अंदर 13 आइटम्स होते हैं, ठीक है। उन आइटम्स को हमने डिवाइड किया है किस किस में, वॉकिंग में, रनिंग, रन स्टॉप, स्किपिंग, हॉपिंग फॉरवर्ड, बाउंडिंग एंड गोइंग अप एंड डाउन दी स्टेयर्स। स्कोरिंग क्या होती है बच्चों, तो स्कोरिंग हम 5 पॉइंट स्केल पे करते हैं, ठीक है, 0 से लेके 4 तक। 0 होता है अनेबल टू परफॉर्म एंड 4 इज़ द परफॉर्मिंग टास्क नॉर्मली एक्सेप्ट 2 के, ठीक है। जो स्टेयर्स वाले आइटम होते हैं ना, कि स्टेयर से आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, विद एंड विदाउट द यूज़ ऑफ रेलिंग, उसकी स्कोरिंग होती है 6 पॉइंट स्केल पे, दैट इज़ 0 to 5। तो मैक्सिमम अचीवेबल स्कोर क्या होता है, 54। इसका भी जो स्केल का वीडियो है, फोटोज़ है, वो आई विल लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन इन अ सेपरेट वीडियो। टारगेट पॉपुलेशन क्या है, अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट हु कैन एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली फॉर एटलीस्ट 20 मीटर्स विदाउट असिस्टेंस। अब आता है बच्चों FEM-BAF, दैट इज़ फास्ट इवैल्यूएशन ऑफ मोबिलिटी, बैलेंस एंड फियर। तो ये क्यों डिज़ाइन किया गया है, ताकि हम रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकें एंड फैक्टर्स दैट हिंडर मोबिलिटी। तो इसके अंदर 22 आइटम्स रिस्क फैक्टर क्वेश्चनियर होता है और 18 आइटम परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ द फिगर ऑफ 8 वॉक टेस्ट। तो ये यूजुअली सबको पता ही है, इट इज़ वेरी कॉमन। तो इसमें आप फिगर ऑफ 8 की इमेज बनाते हो फ्लोर के ऊपर, ठीक है, और आप पेशेंट को बोलते हो कि ये जो 8 वाली इमेज है इसमें आपको वॉक करना है, ठीक है। अब ये यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था काइनेमेटिक क्वालिटेटिव गेट एनालिसिस, ठीक है, कि हम क्वालिटेटिवली गेट को एनालाइज कर रहे थे। अब नाउ वी विल डू काइनेमेटिक क्वांटिटेटिव गेट एनालिसिस। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमें एक बेसलाइन डाटा मिल जाए टू प्लान ट्रीटमेंट प्रोग्राम, इवैल्यूएट प्रोग्रेस और गोल्स को हम अच्छे से कर सकेंगे, एंड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेशल एंड टेम्पोरल गेट वेरिएबल्स। तो इसके अंदर बच्चों ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर भी 11 टाइप्स के होते हैं ये, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हो। तो फर्स्ट इज़ द फुटप्रिंट वन, कि इसमें हम स्पेशल वेरिएबल्स सच एज डिग्री ऑफ फुट एंगल, बेस ऑफ सपोर्ट, स्टेप एंड स्ट्राइड लेंथ देख सकते हैं। और ये सिंपल और इनएक्सपेंसिव टू यूज़ होता है, जो कि हम अपनी क्लिनिकल सेटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हम पाथवे बनाते हैं, ठीक है, ईदर ऑफ पेपर और समथिंग एल्स। यूजुअली पेपर का जो हम क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ करते हैं, जो पेशेंट के फीट्स होते हैं ना, उनके ऊपर हम इंक लगा देते हैं, ठीक है, और उस इंक को फिर पेशेंट को बोलते हैं आप जैसे चलते हो वैसे इस पेपर के ऊपर चलो। तो दैट इज़ फुटप्रिंट वाला मेथड। इसमें हम ग्रिड पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं पेपर के ऊपर टू ऑब्टेन स्टेप लेंथ एंड स्ट्राइड लेंथ डन बाय, हम ग्रिड बना देते हैं फ्लोर के ऊपर, ठीक है, कितने अबाउट 1 फीट वाइड एंड 32 फीट लॉन्ग होना चाहिए, एंड द टेप इज मार्क्ड ऑफ इन 1 inch increments for its entire length. The therapist then calls out the heel strike location from the number on the grid pattern into a tape recorder. Many variables such as velocity, steps, stride length, cadence may be calculated by using a stopwatch, ठीक है, stopwatch से भी हम यूज़ कर सकते हैं। Then is the 6-minute walk test. So it is the distance covered in 6 minutes. इसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको हमने 2 तरीके के प्रोटोकॉल में देख सकते हैं। एक तो होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 6 मिनट्स तक अपने यूजुअल पेस पे चलो, ठीक है। तो जो पेशेंट है उसको हमने एक सीटिंग दे दिया, ठीक है, और एक चेयर पे बैठा दिया हमने उसे, हमने बोला कि ये आगे इतना डिस्टेंस है, आपको ये ओवरऑल डिस्टेंस
ट्रैवल करना है इन ए टाइट ओवल पाथवे, ठीक है। 2 चेयर्स हैं 18 मीटर्स अपार्ट पे, तो हमने 2 चेयर्स रखी और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 18 मीटर्स का। और पेशेंट को हमने क्या बोलना है कि आपको 6 मिनट तक इस दोनों कुर्सियों के बीच में आपको चक्कर काटने हैं। तो जैसे ही 6 मिनट्स ओवर हो जाएंगे वी विल स्टॉप अवर स्टॉप वॉच। दूसरा तरीका जो हमें दिया है अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी ने, तो उसमें वो कहता है कि हम 30 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे, 18 की जगह 30 मीटर्स का डिस्टेंस रखेंगे और पेशेंट को बोलोगे आप जितना चल सकते हो उतना चलो। पेशेंट को बीच में अगर रेस्ट लेना है तो पेशेंट रेस्ट लेगा, ठीक है, वो ले सकता है, बट हमारी स्टॉप वॉच बंद नहीं होगी, हमारी स्टॉप वॉच कंटिन्यू ही रहेगी। स्कोरिंग, तो स्टैंडर्डाइज एनकरेजमेंट इज प्रोवाइडेड पीरियोडिकली। द फाइनल डिस्टेंस वॉकड इन मीटर इज डिवाइडेड बाय ईदर 6 टू डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट और बाय 360 इफ रिपोर्टिंग एज मीटर पर सेकेंड। इट इज़ सिंपल टेस्ट और ये हम बाकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस हैं उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ROM और मसल स्ट्रेंथ के साथ हमने उसका 6 मिनट वॉक टेस्ट भी किया। Foucault et al. Reported that distance traveled during the 6-minute walk test was the strongest predictor of home versus community ambulation capacity. एक 6-minute walk time distance of at least 205 meter discriminates between home and community ambulators, while the capacity to walk farther than at least 288 meter differentiated between limited and unlimited community ambulators. तो ये आप जब अपनी आंसर राइटिंग करते हो पेपर में तो आप इस तरीके की रिसर्च डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड ही गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ऑल्टरनेटिव टेस्ट क्या होते हैं इसके, अब जो इंडिविजुअल है जिसका एंड्योरेंस बहुत कम है वो 6 मिनट्स तक नहीं चल सकता, तो आप उसके लिए 1, 2, 3 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हो, वो भी सेम प्रोटोकॉल के लिए होंगे, बस टाइम ड्यूरेशन कम हो गया है। और जिनका आपको लगता है कि इनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है तो उनके लिए हम 12 मिनट का भी टेस्ट करते हैं। देन इज़ द टाइम्ड वॉक टेस्ट 5 मीटर, 10 मीटर एंड 30 मीटर। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि हमने टाइम सेट कर लिया था, अब तुम जितनी देर चल सकते हो उतनी देर चलो। अब हमने क्या किया, अब हमने डिस्टेंस सेट कर लिया, अब हम इसमें टाइम नोट करते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा हो गया कि तुम 5 मीटर कितनी देर में चलोगे, 30 मीटर कितनी देर में चलोगे, वी विल नोट द टाइम। प्रोटोकॉल, अब जैसे मुझे 10 मीटर का वॉक टेस्ट करना है, ठीक है, तो मैंने एक 14 मीटर का वॉकवे बनाया। अब मुझे करना तो 10 मीटर का है, मैंने 14 मीटर का क्यों बनाया, तो देखो मैंने 14 मीटर का वॉकवे बनाया, ठीक है। जहाँ से पेशेंट स्टार्ट करेगा ना वहाँ से 2 मीटर आगे तक मैंने एक लाइन खींच दी और जहाँ पे वो एंड करेगा उससे 2 मीटर पहले मैंने एक लाइन छोड़ दी, यानी कि जो बीच का 10 मीटर है ना उसके आजू बाजू मैंने एक लाइन लगा दी। 2 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से छोड़ दिया, 2 मीटर पहले एंडिंग पॉइंट से छोड़ दिया। तो जो पेशेंट को इनिशियल, क्योंकि देखो जब इंडिविजुअल व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग ना तो एकदम से उसके वेरिएबल्स वैसे नहीं आते, उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है अपनी बॉडी को। और जब इंडिविजुअल रुकता है ना, जब वो उसको पता होता है कि मुझे इस पॉइंट पे रुकना है तो वो अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो कर देगा, वो उस हिसाब से फिर मैनेज करता है कि मुझे यहाँ पे रुकना है। तो इसलिए हमने 2 मीटर स्टार्टिंग में और 2 मीटर एंडिंग में छोड़ा है ताकि हमें पता चल जाए कि जो उसका एक्चुअल वॉकिंग पेस है वो उस 10 मीटर में आ जाए, जिसकी वजह से हम उसके वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए कैलकुलेशन टू डिटरमाइन स्पीड इन मीटर पर मिनट, तो कैलकुलेटेड स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाय 60। एवरेज cadence and stride length can also be calculated by recording the number of steps। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। देन फोर्थ इज द एक्सेलरोमीटर्स, तो इट मेजर्स द फोर्स जनरेटेड बाय द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग। तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट फोर्सेस जनरेट होती हैं, तो उसको मेजर करने के लिए देयर आर एक्सेलरोमीटर्स। तो ये अफोर्डेबल होते हैं, नॉन इन्वेजिव होते हैं और ईजी टू अप्लाई होते हैं। तो दीज आर अटैच टू द हेड एंड द पेल्विस and simultaneous use of multiple accelerometers has enabled successful differentiation of locomotor activities। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी एक्सेलरोमीटर की, कि जो डिवाइस है वो हमने सही से ओरिएंट करी है अकॉर्डिंग टू दी मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसा हमें बताया गया था कि इसको आपको ऐसे ऐसे लगाना है, क्योंकि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की डिफरेंट वो होती है, तो उस हिसाब से हमें लगाना है। कितना एडिपोज टिश्यू है पेशेंट का उस पर भी डिपेंड करेगा, और अगर हमने डिवाइस को लूज़ लगा दिया या ढंग से नहीं लगी तो उससे भी हमारा एक्सेलरोमीटर की जो रीडिंग है उस पर फ़र्क आएगा।
देन देयर इज़ अ स्टेप वॉच एक्टिविटी मॉनिटर सैम विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरोमीटर. तो ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है नंबर ऑफ स्ट्राइड्स टेकन इन 1 मिनट इंटरवल ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज़ फॉर अप टू 15 कॉन्जिक्यूटिव डेज. तो इसके अंदर एक सेंसर होता है दैट मेजर्स, जो जिसकी जो मेजरमेंट है वो इतनी इंचेस है एंड 37 ग्राम उसका वेट होता है. तो जो इसकी बैटरी है वो 4 to 5 ईयर्स तक चलती है विथ कंटिन्यूस यूज़ एंड अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू सेट अप सैम फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑल्सो फॉर डाउनलोडिंग डाटा टू अ कंप्यूटर. देन इज़ द गायरोस्कोप. तो एक अदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेशल और टेम्पोरल गेट पैरामीटर्स को असेस करने में हेल्प करता है. ये भी लाइट वेट, पोर्टेबल और इनएक्सपेंसिव होता है और इसके अंदर एक कोरिलोइज एक्सेलरेशन होता है ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्राइंगुलर प्रिज्म एंड सिग्नल फ्रॉम द प्रिज्म इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी. So it helps to calculate cadence, number of steps and estimating stride length and walking speed. Then the sixth is the walkways. तो वॉकवेज में क्या होता है, ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम स्पेशल और टेम्पोरल गेट वेरिएबल्स देख सकें. एंड जो कमर्शियली अवेलेबल वॉकवेज है वो है गेट राइड, स्ट्राइड वे एंड जेनो. तो इंस्ट्रूमेंटेड वॉकवेज प्रोवाइड अ रिलायबल एंड वैलिड अफोर्डेबल मीन्स. ठीक है, सबसे पहले आता है गेट राइड. तो ये कमर्शियली अवेलेबल वॉकवे सिस्टम होता है. इसकी इतनी इतनी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं. ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट शूज़ और थॉसेस और वॉकिंग एड एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल पैरामीटर्स. देन इज़ द जीनो. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ वॉकवे सिस्टम. ठीक है, ये 8 to 52 फुट लेंथ में मिलता है और वेरिंग विथ में मिलता है. वन की फीचर क्या है कि ये थोड़ा वाइडर होता है. ठीक है, तो गेज टेस्ट रिक्वायर टर्निंग मैन्यूवर्स, उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो इसके अंदर 16 लेवल ऑफ प्रेशर सेंसर्स होते हैं. ठीक है, टू डिटेक्ट गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबल्स ये डिटेक्ट कर सकता है एंड कैन बी ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास and pressure applied to the assistive device. Then is the foot switch and foot switch system. तो ये क्या होता है, these are pressure sensitive switches placed either on the patient feet or inside or outside the shoes. तो इसमें सेंसर्स लगा देते हैं फीट के ऊपर. ठीक है, तो इसमें हमें वॉकवे की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सेंसर्स तो आपके शूज़ के अंदर ही लगा दिया उन्होंने. ठीक है, वॉकवे में वॉकवे के ऊपर सेंसर होता है तो आपको चलना पड़ेगा. ठीक है, तो फुट स्विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड अ सेमीकंडक्टर एंड आर यूज्ड टू सिग्नल सच इवेंट्स एज द हील कॉन्टैक्ट इन द ग्राउंड. एक होता है इसमें क्रूसन लिम्ब लोड मॉनिटर. तो इट्स अ टाइप ऑफ फुट स्विच विच यूज टू एग्जामिन द वेरिएबल्स ऑफ गेट एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रेशर सेंसिटिव फोर्स प्लेट दैट कैन बी वॉर्न इन अ पेशेंट शू के अंदर पहन लेते हैं इसको. देन इज़ द स्ट्राइड एनालाइजर. तो इज़ द फुट स्विच सिस्टम जो कि इंसोल की तरीके से आता है और इसमें 4 प्रेशर सेंसिटिव एरिया स्विचेस प्लेस्ड होते हैं जो कि और जो कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं, हील के नीचे, हेड ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ मेटाटार्सल एंड द ग्रेट टो. ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि ये स्ट्राइड एनालाइजर मेजर कर लेता है एंड दीज अपने आप ऑटोमेटिक इसमें रिकॉर्डिंग होती है, जिसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो एक कंप्यूटर के पास चली जाती है टू एनालाइज द डाटा. एडवांटेज क्या है, मेजरमेंट फ्रॉम बोथ फीट आर अवेलेबल और ये इजी टू यूज़ होता है एंड इजी टू मूव होता है. नॉर्मेटिव डाटा पहले से इज़ प्रेजेंट इन द कंप्यूटर तो आप उसको मैच कर सकते हो. देन 8th इज़ द इलेक्ट्रोगोनियोमीटर. सो इट इज़ यूज टू मेजर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट और ये अफोर्डेबल मीन्स होते हैं. ठीक है, जो रीसेंट डिज़ाइन है इलेक्ट्रोगोनियोमीटर के, दे यूज़ अ फ्लेक्सिबल शाफ्ट एंड 2 स्मॉल एंड ब्लॉक दैट आर फिक्स्ड टू द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट ऑफ द जॉइंट. 9th इज़ द वीडियो बेस्ड मोशन एनालिसिस सिस्टम. तो ये 2 तरीके से आता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल में क्या होता है, इट यूजेस अ सिंगल डिजिटल वीडियो कैम रिकॉर्डर टू ट्रैक सब्जेक्ट मोशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देन असिस्ट विद आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस. 3 डायमेंशनल में हम 2 और मोर डिजिटल वीडियो कैम रिकॉर्डर यूज़ करते हैं जिससे हमें 3D इमेज मिलती है. ठीक है, एंड मार्कर्स कैन बी अफिक्स्ड टू द स्किन टू हेल्प आइडेंटिफाई एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स. तो अब आता है हमारा 10th, दैट इज़ ऑप्टिकल मोशन एनालिसिस सिस्टम. तो इट इज़ एन इमेजिंग बेस्ड सिस्टम जो कि क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है हमें जॉइंट डिस्प्लेसमेंट एंड पैटर्न ऑफ मोशन. तो मोशन एनालिसिस के लिए हमें मार्कर्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव मार्कर. तो जो एक्टिव मार्कर होता है, दीज आर यूजुअली LEDs दैट फ्लैश एट गिवन फ्रीक्वेंसीज. तो ईच मार्कर को हम एक प्री स्पेसिफाइड लोकेशन पे लगाते हैं. ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी से फिर ये मैच करके एमिट करता है लाइट को.
फाइन केबल्स दैट एक्सटेंड बिटवीन ईच LED एंड द पावर यूनिट। तो ये सारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं दैट प्रोड्यूसेस एक्टिव मार्कर्स। Then are the passive markers. तो it requires an external source of illumination that may be provided by external light source. ठीक है, तो Qualysys, Vicon, मोशन एनालिसिस, ये 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि पैसिव मार्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। Then 11th is the electromagnetic motion analysis system. तो it is a motion analysis technology that employs electromagnetic tracking capabilities to determine the 3D coordinates of location and angulation of each sensor. Example इसके कौन कौन से हैं? Flock of birds are motion star and fast tracker. तो बच्चों ये था ओवरऑल हमारा काइनेमैटिक गेट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो काइनेमैटिक गेट एनालिसिस कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। इनको हमने 2 में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में हमने 11 टाइप्स ऑफ गेट एनालिसिस के बारे में पढ़ा एंड क्वांटिटेटिव में भी हमने 11 टाइप ऑफ गेट एनालिसिस पढ़ा। हाउएवर जो हमारा क्वालिटेटिव वाला है वो ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू दी क्वांटिटेटिव वाला। ठीक है, बट यूजुअली यूज़ हम दोनों करते हैं, बट इन इंडिया स्पेशली इन द क्लिनिकल सेटिंग्स आई एम सेइंग अगेन, हमारे जो क्वालिटेटिव वाले हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो इसका सेकंड पार्ट है दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द काइनेटिक गेट एनालिसिस, वो मैंने इसमें नहीं डाला एल्स द वीडियो वुड हैव गॉन मच लॉन्गर। ठीक है, तो वो आप इसके दूसरे पार्ट में देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी नीचे। थैंक यू।